नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जो है ये कल हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कश्मीर के नेताओं से कुछ मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की। इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल जो हमेशा एक शुद्धतः भारतीयता की अवधारणा पर स्पष्ट है और यही स्पष्टता पूरे मुल्क में हर एक देशवासियों के दिलो दिमाग में डालने के लिए, बैठाने के लिए, समझाने के लिए ये प्रयास कर रहा है। और बहुत एक हर्ष का विषय है कि हमारी भारतीय अवाम भी यह महसूस करने लगी है कि भारतीयता का वातावरण, भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव और आपसी सहयोग, सम्मान और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती सब कुछ भारतीयता के आधार पर होने की सख्त आवश्यकता है इस मुल्क को। ये एहसास धीरे धीरे अब बढ़ने लगा है। यह बहुत एक हर्ष का विषय है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो देखने की ज़रूरत है कि ये जो मीटिंग की है हमारे मोदी महोदय जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, उसके क्या मायने हो सकते हैं। इस संबंध में ये भारतीय जनता पार्टी के दो शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जिस प्रधानमंत्री के अधीन ये लोग मंत्री थे, वो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और जनता पार्टी की सरकार थी सन 1977 से लेकर सन 1980 तक। जेएनपीसी वालों ने भुला दिया। जेएनपीसी के जितने भी चले चपाटे हैं, चंगू मंगू और भी पार्टियों ने भुला दिया। और बीजेपी जिसके दो शीर्ष नेता जो है उस प्रधानमंत्री के अधीन मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। इन सबों ने भी उनको भुला दिया। लेकिन देश को जानना चाहिए, भारतीय अवाम ताकत दल माने देश हित में उनकी विशेषताओं को भारतीय अवाम ताकत दल बताना चाहेगा। और ख़ास करके इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, जो हमारे आम भारतीय भाई बहन हैं, खास करके जो मजलूम, जो गरीब किस्म के भारतीय भाई बहन हैं, उनके लिए दो चीज़ें काफ़ी असर करती हैं। एक तो महंगाई, दूसरा जो है ये शराब
यानी अल्कोहलिज्म, मदिरापान, ये हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों को, आम भारतीय भाई बहनों को, उनके परिवार को तबाह करती है। एक महंगाई और दूसरा ये शराब। इन पर कोई भी राजनीतिक दल बोलने को तैयार नहीं है। जरा ध्यान दीजिए। और एक भ्रष्टाचार को भी मैंने ये बोलते भी हैं, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, शराब है, शराब का मानव सेवन है। जरा इसको जरा सोचिए कि इस पर कोई भी राजनीतिक दल बोलने को तैयार नहीं है। उल्टे शराब के ठेके, ये केजरीवाल, मैंने जो शराब एक सामाजिक अपराध के रूप में है, और वो उस अपराध, उस सामाजिक अपराध या सोशल कास्ट या सामाजिक कीमत के बराबर कोई कीमत नहीं है। ये मोरारजी देसाई ने बराबर, जब वो शराबबंदी लागू किए थे, पूरे देश के लोगों को समझाया था कि शराब की एक सामाजिक कीमत है और उस कीमत के बराबर कोई भी कीमत नहीं है। आज कोई भी राजनीतिक दल उस पर बोलने को तैयार नहीं है। कुछ सरकारों ने नाटक किया था, उनका भी वर्णन आप सभी लोग सुन लीजिए। करीब यूँ समझ लीजिए 80 के दशक के आसपास ये आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में वो घर घर शराब बनाने का एक प्रथा चली थी। शराब बनती थी और शराब का सेवन जो परिवार का मुखिया पी करके, और काफ़ी इस तरह से अशांति, दंगा, परिवार के लोगों को जो उस परिवार की जो यानी बच्चों की माता या उसकी पत्नी, उसको मारना पीटना, इस तरह की तमाम समस्याएं थी आदिवासी क्षेत्रों में। तो आंध्र प्रदेश की आदिवासी महिलाओं ने तो जो लोकल, जो स्थानीय रूप में शराब बनाई जाती है, उसको बोलते हैं अरेक। इस शराब की कई अंग्रेजी होती है। एक तो अल्कोहल या वाइन, और अब मैंने ये बहुत बड़ी बुराई है। ये बुराई इस कदर है कि इस पर कोई वो बोलने को तैयार नहीं है। बड़े ऊंचे स्तर पर, बड़े माने सफिस्टिकेटेड और इस रूप में ये चलता है। और इस बुराई को माने जो संभ्रांत वर्ग है, उसको एज ए एक्सेप्टेड अपनी जो है वो माने रूटीन या वो दिनचर्या बना लिया है। और वही प्रथा जब नीचे तबके पर आती है, तो वो हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों और उनके परिवार के लिए अभिशाप बन जाती है। और दिखावे के लिए ये सरकारें तमाम पोस्टर भी लगवाती है। ऐसी बात नहीं है, पोस्टर लगवाती है कि अगर तुम्हें औलाद है प्यारी तो समझो नशा पाप है भारी। ये पोस्टर तो रहेगा, और साथ साथ इनका पाखंड तो देखिए, और साथ साथ ये शराब के ठेके भी। और कोरोना के काल में ये जो गद्दार जो है केजरीवाल, वह घर घर जो है शराब पहुंचाने के लिए रात के समय, यानी लोग जहाँ लोग जान दे रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं ले, लेकिन शराब बिकवाने के लिए, यानी जो है वो भ्रष्टाचार करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ये जो है वो इसका इंतजाम जरूर किया इसे गद्दार केजरीवाल ने। केजरीवाल से तो यह देश बहुत दुखी है। अब चूंकि विषय भटक जाएगा लेकिन जरा केजरीवाल के विषय में जान लीजिए कि एक चूंकि कुछ वो पंचायत का चुनाव वो गुजरात में जीत लिया,
और थोड़ा सा ये चहलकदमी जो है उत्तर प्रदेश में कर रहा है, कुछ उसी प्रकार की चहलकदमी जो है वहाँ जो है पंजाब में भी कर रहा है। तो गुजरात में जाकर बोला था कि भारतीय आवाम ताकत दल के मुद्दों को चुराने के लिए या और भी उसकी मंशा है कि इस तरह से करेंगे तो एक कन्फ्यूजन, एक भ्रम पैदा हो जाएगा कि भाई कौन सही बोला, भारतीय आवाम ताकत दल सही बोला कि केजरीवाल महोदय सही बोल रहे हैं। तो इन्हीं की शैली, भारतीय आवाम ताकत दल की शैली और मुद्दों को चुराने के लिए वो वहाँ कह रहा था कि अब हमको जाति धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करनी चाहिए। एक दिन बोला वहाँ पर, फिर दूसरे दिन यहाँ कह रहा है पंजाब में जाकर के कि यदि आम आदमी पार्टी जीतती है तो सिख ही जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो जो व्यक्ति हमारे देशवासियों को सिख के रूप में देखता हो, सरदार के रूप में देखता हो, पंजाबी के रूप में देखता हो, हिंदू के रूप में देखता हो, मुसलमान के रूप में देखता हो, इस प्रकार देखता हो, वो भारतीयता के मर्म को क्या जानेगा और वो किस पाखंड से जो वो बोल रहा था कि अब हमको धर्म और जाति के ऊपर उठ करके राजनीति करनी चाहिए। और वही हाल जो है वो यूपी में। तो ये बताना जरूरी है कि ये समय समय पर भारतीय आवाम ताकत दल की शैली का नकल करके, उसके शब्दों का नकल करके वो कुछ मुद्दे वो चुराने का ये षड्यंत्र कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। और मुद्दे चुराने का जितनी भी शातिर किस्म की पार्टियां होती हैं उनकी ये फितरत होती है, माने जो लोकप्रिय मुद्दे होते हैं, जो जनता में काफ़ी लोकप्रिय, तो उनको चुराने का इनकी फितरत और षड्यंत्र रहता है। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी अंग्रेज़ों के वो हुकूमत के समय, उस समय ये जो कांग्रेस जो है, जो कि ये भी मुखौटा पहने हुई थी आज़ादी की लड़ाई का, जबकि ये अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली कर रही थी, लेकिन चेहरा पहने हुए थी, मुखौटा पहने हुए थी, नकाब वो लगाए हुए थी आज़ादी की लड़ाई का। तो ये अधिक से अधिक डोमिनियन स्टेटस की बात करती थी। डोमिनियन स्टेटस के विषय में जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था, डोमिनियन स्टेटस माने कि यह देश भारत जो है कोई भी व्यवस्था करे, डेमोक्रेसी लाए, ऑलिगार्की लाए, ऑटोक्रेसी लाए, और प्लूटोक्रेसी लाए, कोई भी क्रेसी लाए, ये उसका विषय है। लेकिन अंतिम शक्ति जो है वो भारत के पास नहीं रहेगी, वो इंग्लैंड के पास रहेगी। इसका लब्बे लुबाब, इसका यही मतलब मुख्तसर में या सारांश उसका यही है। तो यहीं तक वो बात कर। इसके पहले भी जो है ये कांग्रेस जो है पिटीशन, एप्लीकेशन, यही इसका काम था। और वैसे भी तो वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल थी। लेकिन जब ये भगत सिंह लोग आए, हमारे क्रांतिकारी और देशभक्त भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे लोग आए, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, इन अंग्रेजों को भगाना है और पूर्ण स्वराज की बात करनी है। तो पूर्ण स्वराज का मुद्दा हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह, इन लोगों का था। यही मुद्दा इन सबों ने चुरा लिया, इन कांग्रेसी मुखबिरों ने और दलालों ने। और फिर वो लाहौर अधिवेशन में 1929 में ये घोषणा भी कर दिया कि कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज की वो चाहती है। तो मुद्दा चुराने में जितनी भी शातिर किस्म की पार्टियां होती हैं, वो किसी का भी लोकप्रिय मुद्दा वो चुराने में बहुत शातिर होती हैं, बहुत होशियार होती हैं। तो उसी प्रकार भारतीय आवाम ताकत दल का ये भारतीयता का जो मुद्दा है, जो विषय है, इसको भी अपने जो है कोई शब्दों से और कोई कभी उसकी शैली से चुराने का षड्यंत्र जो है अब कर रहे हैं और अब शायद आगे भी करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी शुरू कर दी है।
भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता अब जो है इसको, कांग्रेस को GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कहना शुरू कर दिए हैं। इसके पहले नहीं कहते थे, इसके पहले इस कांग्रेस को कांग्रेस ही कहते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता ताकत दल ये मुहिम चलाया है, तो कम से कम ये जो है अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी अब जो है वो कांग्रेस के लोगों को या कांग्रेस के प्रवक्ताओं को गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कहना शुरू करती हैं। तो इसी तरह से वो नकल करते रहेंगे। हमारी भारतीय अवाम से ये अपेक्षा है और उससे निवेदन है कि इस तरह के नकल करने वालों से सावधान रहिए। ये हमेशा इस मुल्क को दुख देते रहेंगे, पाखंड करते रहेंगे, नकल करते रहेंगे, सिर्फ आपको तकलीफ देने के लिए, इस मुल्क को तकलीफ देने के लिए। इसलिए इनके इलाज की आवश्यकता है। वो इलाज का हथियार आपके पास है और वो हथियार इस्तेमाल आप एक होकर के भारतीयता के आधार पर, जो कि भारतीय जनता का दल लगातार आपसे निवेदन कर रहा, समझा रहा है। तो शराब की बात हो रही थी, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये केजरीवाल जो है शराब बिकवाने के लिए कोरोना पीरियड में, और वो भी रात के समय, वो भी माने उस घर पर सप्लाई के लिए ये व्यवस्था कर रहा है। वहीं पर दूसरी ओर मोरारजी देसाई ने कहा था कि शराब जो है एक सामाजिक बुराई है और जो ये इसकी कीमत जाती है, उस कीमत की कोई भी कीमत बराबरी नहीं कर सकता। ये वो समझाते रहे। और हर एक जो अवाम परस्त है और गरीबों के प्रति वो चिंतित है, उसमें भी यही जज्बा होना चाहिए कि शराब जो डैमेज करती है, जो नुकसान करती है, उसके बराबर कोई कीमत नहीं है। लेकिन आज कोई भी राजनीतिक दल जो कि खुद सेवन करते हैं, शराब के ठेके चलवाते हैं, और पाखंड के रूप में उनके पोस्टर भी देखिए, पोस्टर पर लिखा होगा कि यदि तुम्हें औलाद है प्यारी तो समझो नशा पाप है भारी। तो ये राजनीतिक दल, एक तो ये जो जिस तरह का वो वोट बटोरने का, राजनीति करने का, समाज में विखंडन, नफरत, भेद विभेद पैदा करके करते हैं, और सत्ता मिल जाती है और जब शासन में पहुंचते हैं तो इसी प्रकार का जो है वो पाखंड करेंगे। शराब के ठेके भी चलवाएंगे, साथ में आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए वो पोस्टर भी लगवाएंगे। तो खैर इस विषय पर आ जाइए कि 80 के दशक में जो आंध्र प्रदेश की जो आदिवासी महिलाएं ने एंटी एरेक एक जो है मूवमेंट चलाया, एक आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन आंध्र प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय हो गया। और लोकप्रिय हो गया तो फिर एनटी रामाराव और उसका जो दामाद वो चंद्रबाबू नायडू ने उसी मुद्दे को उठा लिया, और फिर पूरे प्रदेश में जो है लोकप्रिय हो गया। और फिर वादा किया कि भाई यदि हमारी सरकार बनती है तो हम जो है शराबबंदी लागू करेंगे। उसी एंटी एरेक आंदोलन यानी शराब विरोधी आंदोलन जो कि आंध्र प्रदेश की आदिवासी महिलाओं ने शुरू किया था और पूरे प्रदेश में फैल गया, उसी मुद्दे के आधार पर चूँकि इतना लोकप्रिय हो गया कि जो है वो एनटी रामाराव और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की सरकार बन गई। और जैसा कि उन्होंने वादा किया था, शराबबंदी भी लागू कर दिया, लेकिन सिर्फ 1 साल तक। फिर उनकी सांस फूल गई। 1 साल तक लागू किया, इसके बाद सांस फूल गई कि भाई इससे हमारा बहुत राजस्व का नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है। ये बहाना करके फिर जो वापस आ गए, जो है वो शराब जो है शराब का इस्तेमाल
फिर वो पाबंदी, फिर वो प्रोहिबिशन, वो नशाबंदी हट गई। तो ये धोखेबाजी एनटी रामाराव और चंद्रबाबू नायडू ने वो वादा खिलाफी जो चुनाव में वादा किया था वो किया था। इस प्रकार जो है बंसीलाल हरियाणा में वो भी शराबबंदी के पर चुनाव लड़े और सरकार बनाई। उन्होंने भी 1 साल लागू किया और फिर उनकी भी यही तर्क दे करके सांस फूल गई कि इसे उनका राजस्व हानि हो रही है। जिस राजस्व हानि की बात मोरारजी देसाई जो है जो कि प्रधानमंत्री थे, और जब तक मैंने 27 महीने तक वो प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, 1970 से लेकर 1980 तक, वो बराबर मुख्यमंत्रियों को, देश को समझाते रहे कि शराब जो नुकसान करता है हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों को और हमारे आम आवाम को, हमारे साधारण जनता को उसके बराबर कोई कीमत नहीं हो सकती। और ये बात कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय भी बोलता रहता है, लेकिन आज कोई भी राजनीतिक दल बोलने को तैयार नहीं। इसलिए भारतीय जनता के दल का कि सारे राजनीतिक दल इस देश के शत्रु हैं, दुश्मन हैं, और उनको नष्ट में नाबूद करना है। और ये जिम्मेदारी हमारे सभी आदरणीय जो है वो भारतीय भाई बहनों की है कि वो बूथ पर इनको नष्ट में नाबूद करें। तो इस तरह से, और ये हमारे नीतीश महोदय ये भी नशाबंदी चालू किया, लेकिन इनका सब दिखावा, सारे अधिकारी और कर्मचारी तो उसमें लिप्त है और ऊपर से शराबबंदी। लेकिन शराबबंदी बहुत जरूरी है हमारे गरीब और आम भारतीय भाई बहनों और उनके परिवार को बचाने के लिए। और यही नहीं, जो होटलों में चलता है बड़े बड़े, वो उसमें सब में जो है वो बंद करने की जरूरत है। चरण सिंह ने भी एक बार कहा था कि यदि हमारा बस चले तो हम जो है होटलों में भी ये शराब बंद कर देंगे, बोला था। लेकिन वही होता है कि जब सत्ता उसको मिल जाती है तो भूल जाते हैं। लेकिन इस सिद्धांत के पालक हमारे मोरारजी देसाई थे, और उनका स्वयं का जो जीवन, जो खान पान, वो भी शुद्ध, मांस भी दूर, मदिरा भी दूर, मांस भी दूर, बिल्कुल। और उनके विचार भी उतने ही मुल्कपरस्त और सख्त किस्म के। तो जो ये कश्मीर के नेताओं को बुलाए थे उसी जो है परिप्रेक्ष्य में, और जिस मोरारजी देसाई के अधीन बीजेपी के शीर्ष नेता मंत्री रहे हों, और जिस मोरारजी देसाई को बीजेपी ने भुला दिया है, तो उन्हीं के प्रयासों का, उन्हीं के दृष्टिकोण का, उनके नजरियों का भारतीय जनता का दल आज मुल्क को वो याद दिला रहा है। वो प्रधानमंत्री की क्षमता में एक बार गए थे, वहाँ शिलांग गए थे, तो वहाँ का जो है मुख्यमंत्री बोला कि सर डोल नहीं आया है, DOLE, डोल माने दान, डोल एक व्यवस्था। इन JNPC वालों ने इतनी गलत प्रथाएं देश के खिलाफ वो मैंने जारी कर रखी थी कि हमेशा तिकड़म, तो डोल माने एक दान है। तो पूर्वोत्तर भारत के जो 7-8 प्रांत हैं उसमें दान दे करके, जो कि वो भ्रष्टाचार के लिए ही है, तो करके 7-8 MP की व्यवस्था वो करवाते थे ये JNPC वाले। तो जब इनकी सरकार आई थी 1977 में, तो फिर वो मुख्यमंत्री जो है वो डोल की बात करने लगे। और जब ये मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री की क्षमता में जब शिलांग पहुंचे थे, तो मुख्यमंत्री ने बात उठा दी कि सब डोल नहीं आया है। अब इनकी भी समझ में नहीं आया कि भाई डोल क्या होता है। तो अपने प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा कि भाई डोल क्या है, तो इनको पता चला। तो इन्होंने, चूंकि ये अर्थशास्त्री भी थे, देखिए ये अर्थशास्त्री होने के कारण जब इन्होंने शराबबंदी जो है पूरे देश में लागू किया, तो सबसे अधिक विरोध जो है दक्षिण के राज्यों ने किया कि हमारा राजस्व की हानि होगी।
और उन दक्षिण के राज्यों में सबसे अधिक जो है आंध्र प्रदेश। सबको इन्होंने, चूंकि अर्थशास्त्री, चूंकि वो अर्थशास्त्री भी थे, तो सबको इन्होंने समझाया कि देखिए भाई, आप ये इस तरह की जो है आर्थिक गतिविधि करिए, आपको काफ़ी इसमें लाभ होगा और आप आसानी से उसको भरपाई या उसको मेकअप कर सकते हैं। लेकिन जो कि शराब जो है हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए जो सामाजिक कीमत है उसके बराबर कोई कीमत हो नहीं सकती, ये बराबर समझाते रहे। तो इतने ऊंचे उनके विचार थे अपनी गरीब और आम आवाम के लिए, लेकिन ये बीजेपी वाले उनको भी भुला चुके हैं। तो आ जाइए इस विषय पर कि जब वो शिलांग गए थे तो वो डोल की बात कह रहा था वो मुख्यमंत्री, तब उन्होंने तो उसी अर्थशास्त्र वाले विचार के अनुसार उन्होंने बताया कि देखिए भाई, आपको डोल तब मिलेगा कि जब आप ये दिखाएंगे कि आपका खुद प्रदेश कितना राजस्व पैदा कर रहा है। आप राजस्व जो आप पैदा करेंगे तो उसी के समानुपात में, उसी के अनुपात में आपको डोल मिल सकता है। मैंने आप पहले खुद कुछ करिए तो आपको डोल मिलेगा। तार्किक बात थी। इसके बाद तार्किक बात के बाद वो मुख्यमंत्री जो है वो चुप हो गया। फिर उसने एक दूसरा मुद्दा उठाया कि सर, यहाँ पर जो है वो भूमिगत आतंकवाद, मान अंडरग्राउंड टेररिज्म, ये अपना यानी खतरनाक सिर उठा रहा है, माने इट इज रेजिंग इट्स अगली हेड। तो उन्होंने पूछा कि तो आप क्या कर रहे हैं? कहें सर, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सर हम क्या कर सकते हैं, हमारी छोटी सी पुलिस है और छोटी सी आर्म्ड पुलिस है। मतलब हर एक प्रदेश की एक आर्म्ड मतलब सशस्त्र पुलिस भी होती है। जैसे यूपी में क्या है, एक पुलिस है, दूसरा जो है पीएससी है। तो ये बात जो है वो मेघालय के मुख्यमंत्री बोला कि सर मेरी छोटी सी पुलिस है, ये छोटी सी आर्म्ड पुलिस है, सशस्त्र जो है पुलिस है। तो यह आतंकवाद का मुकाबला कैसे कर सकती है? इसके जवाब में मोरारजी देसाई जो कि प्रधानमंत्री थे उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है हम सेना भेज देंगे, हम बीएसएफ भेज देंगे, हम सीआरपीएफ भेज देंगे या इस तरह के भेज देंगे। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ जो है एक साधारण सभा बुलवाइए और मैं उसको संबोधित करूंगा। उस संबोधन में उन्होंने ये कहा, अंग्रेजी में कहा। ये देखिए, इस चीज को मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन बार बार समझने की जरूरत है। तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा, द लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज द लैंड ऑफ इंडिया and in it only Indians can reside. Therefore, those elements who have any less and least faith in the Indian people, in the Indian soil, as well as in the Indian constitution, shall have to leave this country immediately. उसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि ये जो जमीन है पूर्वोत्तर की, ये भारत की जमीन है, इसलिए इसमें सिर्फ भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए वो तत्व जिनका यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के संविधान में जरा भी कम विश्वास है, वो तुरंत इस देश को छोड़ दें। देखिए, इतनी बेबाकी और इतनी सख्ती से वो अकेले जो है वो प्रधानमंत्री हैं सन 47 के बाद, जो कि आतंकवाद पर उन्होंने ऐसा बोला था। उन्होंने क्या कहा था कि ऐसे तत्व, प्रधानमंत्री की क्षमता बोले थे, ऐसे तत्व जिनका तनिक भी यहाँ के लोगों में, देश के लोगों में, यहाँ के मतलब देश के लोगों में और देश की मिट्टी में और देश के संविधान में जरा भी कम विश्वास है, वो तुरंत इस देश को छोड़ दें। जरा कल्पना करिए, कश्मीर के मामले में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आज तक बोल पाया है? या भी कल्पना करिए कि यदि इस तरह से बोल दिया गया होता कि कश्मीर कोई समस्या ही नहीं है, कश्मीर का विलय
जो है अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका है, वो भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए जिन भी तत्वों का भारत के लोगों में, भारत की मिट्टी में, भारत के संविधान में तनिक भी जरा भी कम विश्वास है, एतबार है, वो तुरंत इस मुल्क को छोड़ दें। सेना लगाने की जरूरत नहीं है, सब भाग जाते, और सब जो भाग जाते उन्हीं से जो है ये गद्दार किस्म के जीएनपीसी वाले बात कर रहे थे, और आज ये मोदी जी भी बात कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान परस्त और आतंकवादियों के हमदर्द, पत्थरबाजों के हमदर्द और जो है अलगाववादियों के हमदर्द से मोदी जी क्या बात करेंगे, और क्या और क्या ये मना लेंगे। वो मीटिंग में कुछ और बोलेंगे, मीटिंग के बाहर आकर के कुछ और बोलेंगे। तो इनको जो है इनकी प्रवृत्तियों को कुचलने की जरूरत है। जो है वो राष्ट्रभक्ति ये कहती है, मुल्क परस्ती ये कहती है। और मोरारजी देसाई के उन शब्दों को हमेशा ये मुल्क याद रखकर उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों के लिए बस वही, ऐसे लोग जिनका भारत के लोगों में, भारत की मिट्टी में, भारत के संविधान में तनिक भी कम विश्वास हो, वो देश को छोड़ दें। और भारतीय जनता दल एक कदम तो और आगे बोलता है, ऐसे लोगों को वो भारत के बाहर भी कर देगा। वो इसकी आवश्यकता है। ऐसे लोगों से यानी वो बात करने की आवश्यकता है ही नहीं। और उस मीटिंग में क्या कर रहे हैं मोदी महोदय? कश्मीरियत क्या होता है मोदी महोदय, आप बताइए। मोदी महोदय पहले बताइए कि कश्मीरियत होता क्या है। इस देश में सिर्फ भारतीयता होती है और उसकी आवश्यकता है। क्या इस देश में वो यूपीयत चलेगा, बिहारियत चलेगा, दिल्लीयत चलेगा, पंजाबियत चलेगा, बंगालियत चलेगा? नहीं चले गाना। तो इसलिए इस तरह के मैंने क्षेत्रीय भाषाओं को, मैंने भावनाओं को उभार करके भारतीयता को चुनौती देना कि हमारा कश्मीरियत, हमारा यूपीयत, हमारा जो हो ये देश चलाएंगे, देश को वो रखेंगे? कभी नहीं। ये देश के शत्रु हैं। तो मोरारजी देसाई ने वो बोला था। और आज इस समय भारतीय जनता दल उनके विचारों से भी आगे और स्पष्ट है कि ऐसे लोग जिनका देश के संविधान में, देश के मिट्टी में, देश के लोगों में कम विश्वास है, वो पहले बाहर जाएं। नहीं बाहर जाएंगे जो है सरकार जो है वो बाहर कर देगी। और भारत को जो संविधान है, जो कानून है, जो लोगों में है, और जितने भी ये धाराएं हैं, धारा 370, 35 से अगड़म बगड़म जो है, तमाम जो है देश विरोधी धाराएं जो है, कहीं 371 है, सब वो समाप्त करिए। सबको जो है देश के साथ आना, एक साथ आना। कोई भेद विभेद जो है वो नहीं होना चाहिए। उनका कोई स्थानीय समस्या है तो वो स्थानीय समस्या का भी समाधान है, लेकिन इस तरह की गलत सलत और देश विरोधी धाराएं जो है बिल्कुल नहीं। 370 हो, 71 हो, 72 हो, 248 हो, सबको जो है वो खत्म करने की जरूरत है। इसीलिए तो जो है कहीं 371 है तो कहीं जो है वो नक्सलवाद है। प्रॉब्लम तो यही है ना। तो इस और यही नहीं, मोरारजी देसाई एक बार प्रधानमंत्री की क्षमता में वो किसी मीटिंग में वो लंदन गए थे। जब लंदन गए थे तो जब लंबी मीटिंग होती है तो कुछ समय के बाद वो ब्रेक हो जाता है, टी ब्रेक के लिए, चाय पानी के लिए। चाय पानी नाम तो होता है चाय पानी का, एक आपस में जो अलग से जो राष्ट्राध्यक्ष हैं आपस में मिलते जुलते हैं, कुछ प्राइवेट बात करते हैं, कुछ अपने आपसी मुल्क अपने देशों के हित की बात करते हैं। तो जब वो टी ब्रेक हुआ तो ये मिजोरम में एक जो आतंकवाद को संचालित करता था, जानते हैं ना कि जितने भी आतंकवाद को संचालित करने वाले वो हमेशा भारत के बाहर रहते हैं। जैसे
खालिस्तानी आतंकवाद को संचालित करने वाला शायद बहुत पहले वो जगजीत सिंह चौहान, वो कनाडा में था रहता। उसी प्रकार JKLF एक आतंकवादी संगठन या अलगाववादी, उसका भी मुखिया बाहर। LTT जो वो तमिलनाडु में है, तो उसका जो संचालक उसका नाम था प्रभाकरन, वो भी अमेरिका या कनाडा में। तो हमेशा ये देश के बाहर रह करके ही जो है वो देश से समर्थन भी मिलता है। ये पश्चिमी देश जो है भारत को अस्थिर करने के लिए उनको शरण भी देंगे और जो है वो समर्थन भी देंगे। तो कभी भी हितैषी नहीं है पश्चिमी देश भारत के। तो लालडेंगा जो है मिजो विद्रोह को चला रहा था। ये कब की बात है? वो 1970 के दशक के आखिरी वक्त में चला तो रहा था, उसके बहुत पहले से। लेकिन जब वो लंदन में गए थे मीटिंग में, जब वो तो लालडेंगा ने ये सोचा कि भाई भारत के प्राइम मिनिस्टर आए हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, यदि कुछ उनके मुंह से निकल गया तब हम इसी बात को पकड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। और आजकल तो ये JNPC हमेशा देश के दुश्मनों से बात करती रही है, और ये खुद ही देश के दुश्मन है ही। इसलिए हमेशा अलगाववादियों से बात करने के लिए जो है वो लालयित रहती है, आतंकवादियों से बात करने के लिए जो है वो लालयित रहती है, और पाकिस्तान परस्तों से बात करने के रहती है। और जो पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद जो है वो आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, भेजता रहता है, आतंकवादियों को भेजता रहता है, आतंकवादियों से हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या करवाता है, उससे भी बात करने के लिए जो है वो लालयित रहते हैं। और जितने भी पाकिस्तान परस्त हैं जम्मू कश्मीर में, वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो। कौन पाकिस्तान से? जो आतंकवाद भेज रहा है। इस तरह की ये मानसिकता ये फैले हुए हैं। तो JNPC तो खुद इस देश के शत्रु है ही, इसलिए शत्रुओं से हमेशा देश के शत्रुओं से बात भी करती रही है, और सरकार पर दबाव भी डालते कि आप क्या भी इनसे बात करिए। और ये राष्ट्रवादी लोग जो है फिर उन्हीं यानी पत्थरबाजों के हमदर्द, अलगाववादियों के हमदर्द और आतंकवादियों के हमदर्द, पाकिस्तान परस्तों से ये बात कर रहे हैं हमारे मोदी जी। क्या बात करेंगे आप? तो वो जो लालडेंगा था, अब इस पर आ जाइए। जो लालडेंगा था तो सोचा कि भाई यदि हम कुछ मुंह से इनसे कहलवा लेंगे तो उसी से। तो बोला कि सर, आई एम लालडेंगा एंड आई वांट टू डिस्कस few of the issues of the नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लालडेंगा का नाम सुनते ही मोरारजी देसाई के दिमाग में ये आया कि ये बंदा तो रहता है लंदन में, इसको भारत की नागरिकता नहीं मिली है। तो इसी कमजोर नब्ज को उन्होंने वो तुरंत दबाया। बस यही पूछा कि आर यू इंडियन, क्या आप भारतीय हैं? तो उसको कहना पड़ा, मतलब जिसको भारत की नागरिकता ही नहीं मिली है तो उसको कहना पड़ा कि नो सर। इतना कहते ही मोरारजी देसाई ने उसको भगा दिया। कहा कि देन डोंट वेस्ट माय टाइम हियर, यानी हमारे कीमती वक्त को बर्बाद मत करिए, भागिए यहाँ से। जिस आतंकवादी को ये कहकर उन्होंने भगा दिया, उसी तरह के आतंकवादी समर्थकों से मोदी जी बात कर रहे हैं। और उसके बाद हंस तो देखिए, उसके बाद हंस ये देखिए कि जब वो लालडेंगा मरता है तो उसके शव को, उसके डेड बॉडी को एस्कॉर्ट करने के लिए ये BP सिंह, जो कि बोफोर्स के मुद्दे पर ही जो है पूरा माहौल बनाकर के प्राइम मिनिस्टर बने, तो BP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह बतौर प्रधानमंत्री के इन्होंने अपने एक रेल मंत्री को लगाया। यही रामविलास पासवान, चिराग पासवान का पिता को लगाया। उस लालडेंगा के मृत शरीर को, डेड बॉडी को लंदन से एजाल एस्कॉर्ट करने के लिए।
कौन से लालडेंगा, जिसको जीते जी मोरारजी जी देसाई ने बात करने से उसको भगा दिया था कि चूंकि आप इंडियन नहीं हैं इसलिए आपसे बात नहीं की जा सकती। और यहाँ पर ये देश के दुश्मन जीएनपीसी तो हमेशा देश के दुश्मनों से बात करती रही है, और ये मोदी महोदय जो है उन्हीं भारत के दुश्मनों से, ये भारत के दुश्मन है जितने भी ये सब है, मैंने पीडीपी वाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले और जो है कांग्रेस तो है ही, इनसे क्या बात करना और इनको किस बात पर वो सहमत करना। हर मौके पर जो है देश के साथ दुश्मनी करते हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता दल आज मोरारजी देसाई के उन शब्दों को याद करवा रहा है पूरे मुल्क को, जिन्होंने कहा था कि जिनका भी इस आतंकवाद के संबंध में, कि जिन तत्वों का भी इस देश के लोगों में यानी भारत के लोगों में और भारत की मिट्टी में, भारत के संबंध में तनिक भी कम विश्वास है, वो देश को छोड़ दें। भारतीय जनता दल का था कि ये नहीं छोड़ेंगे तो भारतीय जनता दल की ये सरकार है तो वो बाहर भी कर देगी। ये मुल्क परस्ती कहती है, ये अवाम परस्ती कहती है। ये जीएनपीसी जो कि हमेशा इस देश की शत्रु है और रही है, चाहे सत्ता में चाहे उसी के पद चिन्हों पर चल करके मोदी जी राष्ट्रवाद का निर्भर नहीं होता है। और उसी कायरता को छिपाने के लिए कभी वाजपेयी बोलता है कि हम वो पड़ोसी नहीं बदल सकते। चाइना जो है इसकी परवाह करता है कि हम वो पड़ोसी नहीं बदल सकते। जहाँ उसका इंटरेस्ट है वो भारत की जमीन को भी जो हड़पने की कोशिश करता है। और पड़ोसी बने क्या, यह तो भारत का ही अंग था। इस पाकिस्तान इस पाकिस्तान का निर्माण किसने करवाया? इन दो गद्दारों ने वो करवाया है, मोहनदास करमचंद गांधी और जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू। सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो ये तो अपना ही एक ऐसा अंग निकला हुआ अंग है जो कि वो कैंसर से कैंसर माने आतंकवाद से पीड़ित है, वो या ग्रसित है। तो उसके प्रति हमदर्दी कैसी? फिर ये तर्क देते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर है। कुछ नहीं है वो। उसको इस पाकिस्तान को भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है कि उसको बस एक बार स्पष्टता से उसको कह दिया जाए पाकिस्तान को कि महोदय यदि एक भी घटना हुई, आतंकवादी घटना यदि आपकी ओर से, तो भारत अपना नुकसान सह करके भी आपको जो है नष्ट में नाबूद कर देगा, विश्व के नक्शे से आपको मिटा देगा। देखिए क्या करता है। लेकिन उसको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान परस्त पड़े हुए हैं। पाकिस्तान परस्त तो जीएनपीसी ही है, और जीएनपीसी को भी ये मोदी महोदय पाल रहे हैं। यही दुखड़ा है कि मोदी महोदय बीजेपी वाले राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके हमारी जनता से छल करके वोट लिया, और वोट लेने के बाद ये देश के दुश्मनों को, जीएनपीसी जैसे वाम दलों को और उस तरह के पार्टी दलों को, सभी नेताओं को की रक्षा कर रहे हैं, उनके पापों को धुल रहे हैं, उनके आगे जो है वो घुटने टेक रहे हैं, और सारे उनके व्यापारिक जो है धंधे भी चलवा रहे हैं। ये कितने खतरनाक किस्म के हैं राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके। देश को खतरा जो है वो इन लोगों से है। तो हमारी जो भारतीय अवाम है, हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, ये बहुत गौर से देखें। इसलिए देश में भारतीयता की सख्त आवश्यकता है, भारतीय विचारों की सख्त आवश्यकता है। ये कश्मीरियत, यूपीयत, बिहारियत, बंगालियत, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ये जब तक रहेंगे
इसी तरह की गंदगी वो चलाते रहेंगे। सिर्फ इस देश को भारत की जरूरत है, भारतीयता की जरूरत है और भारतीय लोगों की आवश्यकता है। जो भारतीय बनने को तैयार ना हो वो भारत के बाहर जाए। तो इसी सख्त जो है माहौल की आवश्यकता है और इसके विषय में भारतीय आवाम ताकत दल बिल्कुल स्पष्ट है। ये भारतीयता के माहौल को नष्ट करके जातिवाद फैलाएंगे, भारतीयता के माहौल को नष्ट करके जो है वो जो है सांप्रदायिकता फैलाएंगे, भाषावाद फैलाएंगे, प्रांतवाद फैलाएंगे। ये सारे जहर जो है वो फैलाएंगे भारतीयता को कुचलने के लिए। लेकिन अब ये भारतीय आवाम जो है इनको स्पष्ट संदेश दे कि अब आपके दिन लद गए। अब हम सभी लोग भारतीयता के आधार पर एक होने जा रहे हैं, भारतीयता का एहसास जो है वो कर रहे हैं। इसलिए जो आप जो ये बांट करके जो है अपनी राजनीति और सत्ता हथियाने छीनने की साजिश जो कर रहे थे, अब वो आपका अब वो समाप्त होने जा रहा है। तो इस तरह का संदेश आपको आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को एक डिसाइसिव निर्णायक उस मतपेटी पर, ईवीएम पर, बैलेट बॉक्स पर या बूथ पर आपको देना पड़ेगा। इसलिए तैयार होइए और इसमें ज़रा भी ढील नहीं, ज़रा भी वो रद्दोबदल नहीं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।